हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस क्रॉप को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप आउट देयर, व्हीट और राइस के बाद। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है ये क्रॉप विच इज योर मेज, क्योंकि इसकी बहुत हाई यील्ड पोटेंशियल है। ये एक क्रॉप इतने वेज में यूज हो सकता है। साथ ही साथ में इस क्रॉप की बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत हाईली अडेप्टेबल है ये। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक करके हम समझने का ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम अब जब हमारे दिमाग में मेज आते हैं तो हमें याद आता है या तो भुट्टा या तो स्वीट कॉर्न, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे यूजेस है। स्पेशली देखो, ह्यूमन फीड के फॉर्म में तो ये, फिर भी ह्यूमन फीड में भी ऐसे यूजेस हैं जो आप सोचते नहीं हो जनरली, जैसे कॉर्नफ्लेक्स बनाना, कॉर्न स्टार्च जो हमको मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ पॉपकॉर्न्स हो गए, ये सब इसके ह्यूमन फीड की तरह इसका यूज है। इसके अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटल एंड लाइव स्टॉक फीड है, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक फीड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल यूजेस इसके बहुत सारे। इससे हम ग्लू ऑब्टेन करते हैं, इससे हम डाइज ऑब्टेन करते हैं, इससे एसिटिक एसिड बनता है। देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ यूजेस जो हम लोग मेज से करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी। अब इसी बेसिस पे अगर हम समझने का ट्राई करें तो जो आपका मेज है वो डिवाइडेड हो जाता है वेराइटीज के बेसिस पे। 5-6 टाइप का आपको मेज देखने को मिलेगा। तो मेज का नाम है जिया मेज, ठीक है, जिया मेज इसका नाम है। अब डिफरेंट जो आपकी वेराइटीज है उसके अलग अलग नाम है, जैसे कि डेंट कॉर्न का नाम है जिया मेज वैरायटी इंडेंटाटा। इसको डेंट कॉर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ना एक छोटा सा डेंट बना होता है। जो इसका एंडोस्पर्म है वो स्टार्ची है और ऊपर से एक छोटा सा डेंट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, तो इसको हम डेंट कॉर्न कहते हैं। देन कम्स फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न हमारे इंडिया में हम ज्यादातर लगाते हैं, विच इज इसका जो ग्रेन है वो राउंडेड है and it is the endosperm is quite hard, outer endosperm. Then popcorn is Zea mays variety Everta. तो पॉपकॉर्न होते हैं स्मॉल कर्नल्स, इनकी सीड साइज बहुत स्मॉल होती है और ये बहुत हार्ड होते हैं, जिनको जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये बर्स्ट हो जाती है और पॉपकॉर्न के फॉर्म में जैसे हम खा रहे होते हैं हमको मिलता है। फिर आता है आपका स्वीट कॉर्न, जो कि है जिया मेज वैरायटी सैकरेटा। अब ये वैरायटी स्वीट इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू स्टार्च। ये शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट नहीं कर पाती, इसलिए एक्सेप्शनली मीठा लगता है, दैट इज स्वीट कॉर्न। इसके अलावा फ्लोर कॉर्न जिया मेज अमाइलेशिया, जो कि स्टार्ची एंडोस्पर्म वाला होता है, तो उसे हम कॉर्न स्टार्च डेवलप करते हैं, बनाते हैं। एंड देन देयर इज वैक्सी कॉर्न जिया मेज सेराटिना, ठीक है। अब मेज जो है आपका वो हाइब्रिड भी हो सकता है और कॉम्पोजिट भी, जब हम लगा रहे होते हैं उसके बेसिस पे। होता क्या है डिफरेंस, देखो नाम से ही काफी कुछ क्लियर है। जब हम कॉम्पोजिट की बात करें, हम लोग क्या करते हैं, 2-3 सुपीरियर पेरेंट्स ले लेते हैं, उनको साथ में उनके सीड्स को मिक्स करके उनको ओपन पोलिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जहां पे ओपन पॉलिनेशन हो रही है वो आपका कॉम्पोजिट मेज है। लेकिन हाइब्रिड बनाने के लिए जो आपके पेरेंट्स होते हैं उसको आप खुद से सिलेक्ट करते हो और उस पेरेंट लाइन को प्रॉपर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर में आप उनके बीच में पॉलिनेशन कराओगे, तो जो मेज आपको ऑब्टेन होगा दैट इज योर हाइब्रिड मेज। देखो, माना जाता है कि जो मेज है उसका ओरिजिन हम मानते हैं मेक्सिको को, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका और सदर्न मेक्सिको वाले रीजन को मानते हैं। जनरली इन क्रॉप्स का जो ओरिजिन है, इतना आसान नहीं है ओरिजिन को आइडेंटिफाई कर लेना, लेकिन हाँ, मेक्सिको रीजन को हम इसका ओरिजिन मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि हम पिछले 7,000 से 10,000 साल पहले से हम मेज को कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, बहुत सारे रीजन में, ये मेक्सिको वाले रीजन में तो लगता ही है, साथ ही साथ में पाकिस्तान, इंडिया, ये सब जगहों पे ये लगता है। हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन हम इसका करते हैं और कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हमारे पास है मेज की, ठीक है। अब इसकी अडेप्टेशंस और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं। देखो, इट इज अ C4 टाइप प्लांट। ज्यादातर जो C4 टाइप प्लांट होते हैं उनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा होने के कारण दे आर अ गुड हेवी फीडर क्रॉप्स। हेवी फीडर होने का ये मतलब है कि जितना आप उसको फर्टिलाइजर दो, जितना न्यूट्रिएंट दो, वो उसको अच्छे से प्रोसेस करता है। तो दीज आर जनरली गुड हेवी फीडर क्रॉप्स। तो C4 टाइप प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। और इसका जो रूट सिस्टम है, रूटिंग पैटर्न ऑफ मेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एक
मेन रूट होता है, इसके साथ एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं और सेमिनल रूट्स होते हैं। अब इसका रूट जो है इस तरीके से ग्रो करता है कि वर्टिकली भी फैलता है एंड लैटरली भी फैलता है। 1.5 से 2 मीटर डीप इसका रूट सिस्टम जाता है, इतना डीप एक्सटेंसिव इसका रूट सिस्टम है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी, वाटर अपटेक एफिशिएंसी इसकी बहुत हाई होती है। तो ये बहुत मस्त एडाप्टेबल है। इसको लगाने के लिए हम लोग जनरली लोम सॉइल का यूज करते हैं, चाहे वो सैंडी लोम से लेकर के आपका क्ले लोम तक कोई भी सॉइल आप यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि ड्रेनेज अच्छा हो, क्योंकि ये क्रॉप एक ही चीज से इसको नफरत है, दो चीजों से एक्चुअली, एक वाटर लॉगिंग से, दूसरा फ्रॉस्ट से। फ्रॉस्ट सेंसिटिव ये है। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री के नीचे जा रहा है तो मेज आप नहीं लगा सकते, और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जा रहा है तभी भी हम मेज को नहीं लगा सकते। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सीड बेड हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। देखो, मेज ना एक फाइन सीडेड क्रॉप नहीं है, मतलब जो इसके बीज हैं वो बहुत ज्यादा छोटे नहीं है कि आपको फील्ड को एकदम फाइन टिल्थ बनाना पड़े, लेकिन फिर भी हम फील्ड में फाइन टिल्थ क्रिएट करते हैं। रीजन बीइंग कि मेज एक ऐसा क्रॉप है जिसमें अगर सीड सॉइल कांटेक्ट अच्छे से नहीं होता है तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इश्यूज, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग बहुत फाइन टिल्थ प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए हम लोग 2 से 3 बार प्लोइंग करेंगे, 2 से 3 बार हैरोइंग करेंगे, उसके बाद हम लोग करते हैं प्लैंकिंग, यानी कि फील्ड को लेवल करते हैं। तो आपका फील्ड प्रिपेयर हो जाता है फाइन टिल्थ के साथ, जिसमें आप अपने सीड्स को ले जाकर के सो कर सकते हो at the rate of 20 to 25 kg seeds per hectare। तो सोइंग हम लोग आइदर डिबलिंग के थ्रू करते हैं या फिर सीड ड्रिल्स के थ्रू करते हैं, और सीड को आप ट्रीट कर सकते हो फंजीसाइड्स के थ्रू। फंजीसाइड्स में अभी तक तो याद हो ही गया होगा, एक हम लोग पढ़ते कार्बेंडाजिम, एक पढ़ते थिरम, जिसका थिरम का जनरली रेट 1.5 से 3 केजीज या 2 to 3 केजीज पर केजी ऑफ सीड होता है। इसके बाद अगर इंसेक्ट प्रोन एरिया में लगा रहे हो तो इंसेक्टिसाइड से भी ट्रीट कर सकते हो। और फाइनली हम क्या करते हैं, हमने सीड को ट्रीट कर लिया, अब हम लोग आ जाते हैं सीड के हमारे मेज के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। अब ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पार्ट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप है। इसको आप जितना अच्छे से फर्टिलाइजर दोगे वो उतना अच्छे से उस चीज को यूटिलाइज करेगा। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम लोग देखो, सबसे पहले सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, इतना एक्सटेंसिव रूट सिस्टम वाला क्रॉप है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी आप 10 से 12 टन FYM पहले अपने सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर दो। ये कर रहे हैं तो हम, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। इसके बाद एनपीके रिक्वायरमेंट है। देखो, नाइट्रोजन आप जनरली कभी भी एक साथ अप्लाई नहीं करते हो, तो इसमें भी हम लोग स्प्लिट एप्लीकेशन करेंगे। आधा नाइट्रोजन हम डाल देंगे बेसल के फॉर्म में, 1/4 हम लोग डालेंगे 1/4 नी हाई स्टेज पे, एंड 1/4 हम लोग सिल्किंग एंड टैसलिंग स्टेज पे नाइट्रोजन अप्लाई कर देते हैं। पोटेशियम और फॉस्फोरस एज अ बेसल एप्लीकेशन ही हम करते हैं। इसमें हम लोग एनपीके का रेशियो रखते हैं 120:60:40 का, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन सॉइल का और ऑलरेडी जो फर्टिलिटी स्टेटस है, क्या वैरायटी यूज करो, इन चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है। इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि रेन फॉल वाली कंडीशन है कि रेन फेड कंडीशन है। रेन फेड कंडीशन में आप जनरली कम फर्टिलाइजर का यूज करते हो, क्योंकि वाटर ही नहीं है तो आप उसको यूज कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस को अप्लाई कर दिया। हम लोग जनरली नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एज अ बेसल एप्लीकेशन, फिर नाइट्रोजन का अगेन स्प्लिट एप्लीकेशन हम लोग कर देंगे एट नी हाई स्टेज एंड टैसलिंग स्टेज। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेज के लिए, दैट इज वीड मैनेजमेंट। क्योंकि इसका जो वीड मैनेजमेंट का पीरियड है, जो सबसे क्रिटिकल पीरियड है, वो अर्ली ग्रोथ स्टेज ही है, दैट इज 20 to 45 डेज आफ्टर सोइंग। तो इस स्टेज में अगर हमने वीड्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो बहुत ज्यादा यील्ड लॉस हो सकता है। तो मैनेजमेंट के तो बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं, जैसे कि कल्चरल मेथड हो गया। कल्चरल मेथड में बेसिक कॉमन प्रैक्टिसेस ये होती है कि आप क्लीन सीड यूज करो, सर्टिफाइड सीड यूज करो, अच्छे से फील्ड को प्रिपेयर करो ताकि ऑलरेडी जो वीड्स हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाए। मैकेनिकल मेथड में हम लोग करते हैं, अगर हम मैन्युअली रिमूवल करते हैं हम लोग वीड्स का होइंग के थ्रू, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं कोनो वीडर, रोटरी वीडर्स का। फिर आता है सबसे एफिशिएंट वीड कंट्रोल मेथड, दैट इज योर केमिकल वीड कंट्रोल। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी। तो अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो केमिकल कंट्रोल के केस में हम लोग यूज करते हैं
सबसे पहले प्री इमर्जेंस वीडीसाइड या हर्बिसाइड के फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे एट्राजिन एट द रेट ऑफ 0.5 to 1 kg पर हेक्टेयर, और पोस्ट इमरजेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं 2,4-D एट द रेट ऑफ 0.5 kg पर हेक्टेयर। ये ज्यादातर ब्रॉड लीफ वीड्स के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एट्राजिन एज प्री इमरजेंस एंड 2,4-D एज पोस्ट इमरजेंस। अब वाटर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं। भले आप इसकी जब लैंड प्रिपरेशन करो रिजेस एंड फरोज के फॉर्म में लगा लो ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको लाइट एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन की जरूरत होती है। जो इसके ग्रोथ स्टेजेस है उसमें इक्वली प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होके इसको इरिगेट करना होता है। तो क्रिटिकल स्टेजेस के बेसिस पे ये होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल स्टेजेस या फिर जो आपके मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेस है मेज के, वो सबसे पहला है आपका नी हाई स्टेज। अब नी हाई स्टेज का सिंपल सा मतलब होता है जब पौधे की हाइट आपके नी तक पहुंच जाए, तो वो मार्क करता है कि वो सबसे ज्यादा एक्टिव वेजिटेटिव फेज में है उस समय। तो उस समय आपको इरिगेट करना होता है उसको। इसके बाद इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है, सिल्किंग एंड टैसलिंग, ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है जिसमें आपको इरिगेट करना है। फाइनली ग्रेन फिलिंग के टाइम पे प्रॉपर ग्रेन्स ऑब्टेन करने के लिए, गुड क्वालिटी ग्रेन्स ऑब्टेन करने के लिए भी हमें इरिगेशन देना होता है। तो ये मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड्स है हमारे मेज की। अब जब आपका मेज का जो कलर है वो येलो हो जाए, हस्की हो जाए और मॉइस्चर कंटेंट अराउंड 20-25% हो, तब हम इसको कर देते हैं हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्ट करने, अगर हम लोग हार्वेस्टिंग डिले करते हैं तो बहुत सारे पेस्ट डैमेज और इंसेक्ट डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं, तो हमें वो चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। एक प्रोसेस होता है, मेज में भी होता है ये प्रोसेस, ग्राउंडनट में भी होता है, विच इज शेलिंग, दैट इज द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द कॉब। तो जब मॉइस्चर परसेंट और कम हो जाता है 12 से 15%, तब हम ये प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। यील्ड इसकी होती है 4 से 5 टन पर हेक्टेयर, लेकिन अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज कर रहे हो तो यील्ड कैन गो अप टू 8 to 10 टन पर हेक्टेयर एज वेल। अब मैं जनरली किसी भी क्रॉप की वैरायटीज को एज सच डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि आई प्रिपेयर अ डिफरेंट लेक्चर ओनली जिसमें हम लोग वेराइटीज को टैकल कर लेंगे। लेकिन इसकी वेराइटीज को मैं इसलिए बता रही हूँ, हाई लाइसिन वेराइटीज या इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ मेज इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये आपकी शक्ति 1, शक्तिमान 1, HQPM 1 एंड HQPM 5 ये आपको याद रखने हैं। ये इनकी हाई लाइसिन वेराइटीज है और यहाँ पे आपका मेज का कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट।